आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और पवित्र भी है। आज पूरा देश रक्षाबंधन मना रहा है, यानी कि रक्षा का बंधन, जो परंपरा जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा का हमेशा वचन देता है। लेकिन क्या आज के युग में कोई भाई अपनी बहन की रक्षा कर पा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 8-9 अगस्त की रात को जिस तरीके से कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई, उस वारदात के बाद से ही पूरा देश उबल रहा है। प्रदर्शन और हड़तालों का दौर जारी है, लेकिन यह सिर्फ एक ही वारदात नहीं है। आप खबरों को कुरेदेंगे तो पाएंगे कि बीते 10 दिनों में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों के कई केस सामने आए। उत्तर प्रदेश के कन्नौज और अयोध्या से केस सामने आए। पंजाब के जालंधर से गैंगरेप के मामले सामने आए। उत्तराखंड के रुद्रपुर में रेप के बाद मर्डर हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर और आरा में भी पहले बलात्कार हुआ और उसके बाद ये मामले सामने आए। और ये सिर्फ उदाहरण है, ऐसे केस रोजाना भारत के गांव और शहरों में सामने आते हैं। कभी वर्क प्लेस पर महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है, तो कभी घर में घुसकर उनकी अस्मत को तार तार किया जाता है। बहन बेटी ऑफिस जाती हैं तो उसके घर लौटने पर चिंता बनी रहती है। हाल ही में आगरा में युवती का 3 किलोमीटर तक शोहदे पीछा करता रहा। बीते दिनों लखनऊ में भीड़ ने घेर कर युवती से छेड़छाड़ की। ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं। आज के समाज में बहन बेटियां कहां सुरक्षित महसूस करें? घरों में वो सुरक्षित नहीं, ऑफिस में वो सुरक्षित है नहीं, सड़कों पर चलते हुए उनके खिलाफ अपराध होते हैं और इन अपराधों को रोकने में पूरा सिस्टम नाकाम है, क्योंकि ये वो अपराध हैं जो सिस्टम के रोके रुकने वाले नहीं हैं। ये अपराध तब ही रुक सकते हैं जब समाज में मानसिकता बदले। और भारत में मानसिकता अच्छी होने की बजाय हर बीतते दिन ये खराब होती जा रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में साल दर साल होने वाली बढ़ोतरी इसकी तस्दीक भी करती है। तमाम तरह की तस्वीरों के बीच एक और तस्वीर आ रही। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रक्षाबंधन के दिन स्टूडेंट से, बच्चियों के साथ रक्षाबंधन मनाया। आप ये नौनिहालों की तस्वीर देख रहे हैं। इन सभी छोटी छोटी नन्ही बहनों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी। और जब राखी बांधी गई तो बाकायदा कम्युनिकेशन भी चल रहा था, बातचीत भी हो रही थी। वो बातचीत किस तरीके से हुई है, इसे भी गौर से सुनिए। राखी आई खुशियाँ लाई, बहन आज फूली ना संभाई, राखी रोली और मिठाई सबसे थैली, खूब सजाई बांधे भाई की कलाई पर धागा, भाई से बहन लेती है वादा, राखी की लाज भैया निभाना, बहन को कभी भूल ना जाना। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी। एक और दे सकते, मेरी बहनों को भी चाहिए। अच्छा, वो मंदिर जाते हैं ना, प्रसाद लेते हैं ना, बोलते हैं एक मेरे भाई के लिए भी दे दो।
हम सबको एक विकसित भारत का सपना दिखाया हाँ। स्वतंत्रता दिवस पे। हम कैसे इसमें योगदान दे सकते हैं? स्वस्थ रहना चाहिए, फिर स्वच्छता रहनी चाहिए, तो समाज स्वस्थ रहता है। बहुत पढ़ना चाहिए और जो भी करें कुछ न कुछ किसी की भलाई के लिए करें। देश के लिए क्या करोगे? मम्मी कहती हो दूध पियो तो नहीं पीती हो। मैं पीती हूँ तो मैं 2 बार। हाँ, सब्जी खाने के लिए कह रही हो तो सब्जी नहीं खाती हो। तो फेवरेट कलर कौन सा है? आज तुमने ये पहना तो आज मेरा ये फेवरेट कलर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उनसे मिलूंगी, उनके हाथ पे राखी बांधूंगी। पहले मैं इतनी डर सी गई थी कि अब क्या होगा, मैं उनसे मिल पाऊंगी कैसे। फिर जब उन्होंने मुझसे बात की तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये सुंदर सा दृश्य, ये बहुत प्यारी प्यारी बातचीत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन छोटी छोटी बच्चियों के साथ की। रक्षाबंधन पर राखी भी बांधी और बड़ी हल्की फुल्की बातचीत हुई। मुझे लगता है कि इस वीडियो को अगर देश के तमाम बच्चे देख रहे होंगे तो वो भी आज प्रेरित हुए होंगे। लेकिन क्या हमारे देश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं? उनके अंदर कोई डर, उनके अंदर कोई भय क्या वाकई है? जिस तरीके से अखबारों में हेडलाइंस आती हैं, खबर आती हैं, शायद ही कोई एक दिन हो जिस दिन इस तरीके की कोई खबर ना छपी हो जिसमें यह कहा जा सके कि हमारी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है। बहन बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं। स्कूल में, स्कूल जाने वाली बस में, वाहन में, जहां काम कर रही हैं वहां पर, गांव में, शहरों में एक अजीब सी हवा इस देश में चल रही है। लेकिन क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है? क्या इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है? या फिर इसके लिए हमारा समाज जिम्मेदार है? हम पूरा दोष सिस्टम को दे देते हैं, हम पूरा दोष सरकारों को दे देते हैं, हम पूरा दोष एजेंसीज, पुलिस को दे देते हैं। ऐसा नहीं है, समाज भी इसके लिए जिम्मेदार है। घर में अगर पुरुष हैं, बेटे हैं, तो उन्हें इस बात की शिक्षा देनी होगी कि बहन बेटियां क्या हैं, समाज में उनके मायने क्या हैं, उनका सम्मान क्यों जरूरी है, उनकी रक्षा क्यों जरूरी है। 365 दिन में महज एक दिन हम रक्षाबंधन पर हाथ में राखी बना के और एक त्योहार मना लेते हैं। बात इससे बनेगी नहीं। ये बंधन हमको हमेशा अपने जहन में बिठाए रखना होगा कि इसके मायने क्या है। कई सारे सवाल हमने देश के लोगों से पूछे हैं, लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी है। उन सवालों को, इस सर्वे के सवालों को मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। पहला सवाल हमने देश के लोगों से पूछा कि क्या देश में आप बहन बेटियों की रक्षा की गारंटी महसूस करते हैं? 53% लोगों ने कहा करते हैं। 47% लोगों ने कहा नहीं करते हैं। सर्वे का एक और सवाल हमने पूछा, बहन बेटियों की रक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा आप क्या मानते हैं? 5% लोगों ने कहा घर परिवार के जानकार लोग, यानी कि घर और परिवार के ही घाती लोग जो नुकसान देते हैं, चोट पहुंचाते हैं, धोखा देते हैं, दगा करते हैं। 8% लोगों ने कहा जान और पहचान के लोग ही। 17% लोगों ने कहा अनजान शख्स और 26% लोगों ने कहा अपराधी प्रवृत्ति के लोग। 42% लोग ये मान रहे थे इनमें से कोई नहीं, और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े, उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। वीएन राय हैं जो कि रिटायर्ड आईपीएस हैं, अंबर जैदी हैं जो कि एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले मैं बीएन राय साहब से मिलूंगा, बातचीत करूंगा, पूछूंगा
राय साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि किशोर न्यायालय के डेटा उठा लीजिए, बाल आयोग के डेटा उठा लीजिए, स्टेट और सेंट्रल के, एनसीआरबी का जो डेटा है वो आप उठा लीजिए। आपको एक चीज मिलेगी कि किसी अनजान आदमी से ज्यादा अगर बहन बेटियों को सबसे ज्यादा कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो आपके परिचित के लोग, पड़ोस के लोग, जान पहचान के लोग, कॉलोनी में रहने वाले लोग, रिश्तेदार लोग। ये आंकड़ा वाकई चौंकाता है और ये आंकड़ा डराता भी है कि हम किस समाज में हैं और किस समाज की कल्पना कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए कि आंकड़ा चौंकाता जरूर, डराता जरूर है, लेकिन चौंकाता नहीं, जी, क्योंकि हकीकत है कि ज्यादातर जो इस तरह के सेक्स रिलेटेड जो क्राइम्स हैं, जिसमें इनएप्रोप्रिएट टचेज हैं या और आगे बढ़ के कोई होस्टाइल बिहेवियर है, सेक्सुअल बिहेवियर, वो ज्यादातर घरों में और बहुत करीबी रिश्तेदारों के द्वारा होता है। तो ये डराता जरूर है, चौंकाता नहीं है। फिर इसके बाद बच्चियां जब बाहर निकलती हैं अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों के यहाँ तक कि अब छोटी बच्चियां जब अपने स्कूलों में जाती हैं तो उन्हें भी इसी तरह का हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है। और ये भारत की कोई खास खासियत नहीं है, पूरी दुनिया के लिए यथार्थ है। और ये तो अगर आप हमारे शास्त्रीय ढंग से इसका विश्लेषण करेंगे तो इसमें बहुत विस्तार से जाना पड़ेगा। बहरहाल जो सच्चाई है यही है कि बच्चियों को, लड़कियों को सबसे ज्यादा खतरा अपने बहुत करीबियों से, खतरा मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा खतरा अपने करीबियों। जी, अंबर जैदी हमारे साथ मौजूद है। अंबर जी, आप क्या मानती हैं? जी, मुझे आपका सवाल मैं सुन नहीं पाई हूँ, अगर आपको मेरा ऑडियो आ रहा है तो। अंबर जी, हमने जो अपने सर्वे के 2 सवाल दिखाए हैं, उन सवालों से या तमाम, चाहे वो बाल आयोग राज्य के हों, केंद्र के बाल आयोग हों, किशोर न्यायालय हो, या तमाम ऐसे आंकड़े हो, पुलिस के आंकड़े हो, एनसीआरबी के आंकड़े हो, बताते हैं कि बहन बेटियों को सबसे ज़्यादा खतरा अगर है तो वो अपने परिचित के लोगों से ही है, आस पड़ोस के लोगों से ही है, रिश्तेदारों से ही है और जान पहचान के लोगों से। जी बिल्कुल, और ये कोई चौंका देने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब भी हम एनसीआरबी के डेटा की बात करते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो ये बात हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है कि आखिर महिलाएं या फिर किसी भी उम्र की बच्चियां हैं, उनको जो सबसे ज्यादा खतरा है वो अपने परिचित लोगों से, अपने आसपास के लोगों से है। जो कलकत्ता का मामला हम देख रहे हैं, तो वो भी वर्क प्लेस पे वो लोग होते हैं आपके आसपास, जिनको हम रोज मिलते हैं, चाहे बातचीत ना हो लेकिन फेस से हम एक दूसरे को सब जानते हैं कि हम कौन है, बहुत गहरी दोस्ती ना हो लेकिन जान पहचान और एक दूसरे से परिचित जरूर होते हैं। तो चाहे हम किसी भी घटना को उठाकर देखें, ज्यादातर घटनाओं में परिचित लोग, यहाँ तक कि बहुत सारे केसेस में चाचा, मामा और पिता तक भी इन्वॉल्व रहे हैं। तो बच्चियां, चाहे माँ की कोख की बात करें, परिवार की बात करें, कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। इससे एक बात समझ में आती है कि हमें महिलाओं को सशक्त बनाने की बजाय अगर हम पुरुषों को थोड़ा सा तमीज, तहजीब और उनकी परवरिश पर थोड़ा ध्यान दें, ये शुरुआत ये भी महिलाओं को ही करनी होगी, क्योंकि महिलाओं का पूरा फोकस होता है बेटियों की परवरिश पे, उनके आचरण पर कि वो कब जाएगी, क्या पहनेगी, कहाँ निकल रही है। उसके बजाय थोड़ा सा ध्यान अगर बेटों पे लगाएं कि बेटा कब बाहर जा रहा है, बाहर क्यों रात में घूम रहा है, अगर किसी से बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, थोड़ा कंसेंट के बारे में बताएं। सेक्स एजुकेशन भी स्कूल में करिकुलम में होनी चाहिए। तो बहुत सारे रीजंस हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिन पे काम करने की जरूरत है। हम एक तरफ महिला सशक्तिकरण, बेटियों को हम मजबूत बनाने की बात करती है। एक बेटी डॉक्टर है, डॉक्टर बनने के बाद, पूरी जिंदगी पढ़ाई करने के बाद एक गरीब माँ बाप की बच्ची काबिल बनती है, सब कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसका चीरहरण होता है, दर्जनों लोग उसका बलात्कार करते हैं और आज सरकारें उन बलात्कारियों को बचाने में और छुपाने में लगी हुई है। तो हमें इस तरह का समाज तो बिल्कुल नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं में इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि हम कहीं कुछ तो बहुत गलत कर रहे हैं।
ये बड़ी बातें आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। हमने एक सर्वे का सवाल लोगों से किया। वो सवाल हमने पूछा, क्या वर्क प्लेस पर महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? 42% लोगों ने कहा हाँ करती हैं, 57% लोगों ने कहा नहीं करती हैं और 1% लोग इन दोनों विकल्पों में से कोई विकल्प नहीं चुनना चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल हमने लोगों से पूछा। वो सवाल था कि महिलाओं की सुरक्षा की चिंता सबसे ज़्यादा कब होती है? 13% लोगों ने कहा स्कूल कॉलेज में, 22% लोगों ने कहा कि अकेले सफ़र के दौरान, 30% लोगों ने कहा अनजान शहर में और 35% लोग कह रहे थे जब लेट नाइट आउटिंग होती है। राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राय साहब, क्या किया जाए? क्योंकि बहुत सारे मामले, जब कहीं घटना, जैसे कोलकाता में घटना घट गई, अभी बिहार के मुजफ्फरपुर की घटना हमने देखी, उत्तराखंड की घटना हमने देखी, मध्य प्रदेश में एक घटना घटी है, तमाम सारी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। अब से कुछ दिन पहले हमने एक चर्चा की, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम सारा दोष सरकार को मर दें, क्या हम सारा दोष सिस्टम को मर दें, या फिर एक बड़ा कारण जो अब निकल कर आ रहा है समाज में, और वो बड़ा कारण है आपका फ़ोन, आपका इंटरनेट, आपका सोशल मीडिया, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अश्लीलता की कोई सीमा नहीं है। आप देखिए तमाम ऐसे जो वेब सीरीज़ हैं जो कि कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चल रही हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। आप उनको मॉनिटर भी नहीं कर सकते। आप थिएटर में लगने वाली फिल्मों को तो आप सर्टिफिकेट दे देते हो, लेकिन आपके फ़ोन पर जो आपके तमाम नेटफ्लिक्स हों या दूसरे और भी माध्यम हों, उनकी कोई सीमा नहीं है। खुलेआम बच्चे के हाथ में भी है और कहीं ना कहीं वो लोग धीरे धीरे एडिक्ट बनते जा रहे हैं। यानी कि जो बच्चा 3 साल 4 साल का है, खाना खाने के लिए आप उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं, वो उसका आदी हो जाता है। तो युवा, आपके जो यूथ है, वो उस फ़ोन से दिन भर चिपका हुआ है और वो क्या देख रहा है किसी को नहीं पता, कोई मॉनिटरिंग नहीं। ये एक बड़ा कारण हो गया। और इस सब दुखद बात ये है कि सरकार के पास भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो जो अश्लील वेबसाइट हैं, पॉर्न वेबसाइट हैं, उन्हें रोका जाए। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में जितने भी लोगों ने इस तरह की गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया है, उनका ये मानना था, जांच में पता चला कि वो इस तरह की अश्लील वेबसाइट, पॉर्न वेबसाइट देखने के आदी थे। राय साहब। जी देखिए, इंटरनेट को दोष देना लगभग उसी तरह है जिस तरह आप ये कहते हैं कि लड़कियां कपड़े क्यों इस तरह के पहनती जी। कि लड़कियां रात में क्यों घूमती, रात में क्यों काम करती हैं, या लड़कियां अपनी इच्छा से अपने दोस्त क्यों बनाती। ये सारी चीजें जो है, ये एक तरह से एस्केपिस्ट मेंटेलिटी है। अम्बट ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे परिवारों में लड़कों को इस लायक नहीं बनाया जाता जहाँ वो स्वस्थ एक रिश्ता बना सके किसी लड़की के साथ। लड़का हमेशा एक खास तरह की पैट्रियार्की, एक खास तरह के अधिनायकत्व, इन सारी चीजों में डूबा रहता है और उसे लगता है कि ये तो कोई दूसरी औरत अगर उसके साथ, कोई लड़की उसके साथ दोस्ती कर रही है, तो उसका एक ही मतलब है कि उसके साथ उसका शरीर हासिल करना। तो मैं समझता हूँ कि पहले तो हमें लड़कों को ट्रेन करना पड़ेगा, लड़कों को अपने घरों में इस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा कि लड़की के साथ भी उसी तरह का सम्मान किया जाए जैसा वो अपने साथ चाहता है। वो दुर्भाग्य से हमारे यहाँ नहीं होता। और फिर देखिए, मैं तो सेंसरशिप के खिलाफ हूँ। आपने एक बार सरकार के हाथ में अगर ये अधिकार दे दिए कि इंटरनेट को सेंसर करना शुरू करे, तो फिर तो उसका कोई अंत नहीं है। ये तो सिर्फ एक बहाना होगा कि साथ में कैसी चीजें परोस रहे हैं, अश्लील चीजें दिखा रहे हैं। इंटरनेट की अश्लीलता की कोई सीमा नहीं है। आगे जाके सरकारें वो राजनीतिक विरोधों को कुचलने के लिए, दबाने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल करेगी। तो मुझे लगता है कि हमें सरकार को इस बात के लिए एक कतई प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए जो इंटरनेट को कंट्रोल करे। हमें इस बात के लिए तैयार करना चाहिए सरकारों को भी, और अपने समाज के जो अलग अलग अंग हैं जो निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, जिसमें शिक्षा से जुड़े लोग भी हैं, जिसमें मनोरंजन से जुड़े लोग हैं, जिससे ये मीडिया से जुड़े लोग हैं, उनको हमें इस बात के लिए राजी करना होगा कि वो एक स्वस्थ समाज बनाने की कोशिश करें ना, जहाँ लड़के और लड़कियों को बराबर का अधिकार हो,
जहाँ एक दूसरे से घुलना मिलना कोई अपराध ना हो। ये जो एक सेक्स स्टार्व सोसाइटी हमारी है, जिसमें इस तरह की चीजें लड़का लड़की मिल जाए तो कोई बहुत बड़ा कहर टूट पड़ता है। और सही बात यह कि हमारे लड़के उसके लिए तैयार हैं। जी जो हमारे बॉयज हैं, जो मेन चाइल्ड है, वो इसके लिए तैयार थी। उसके लिए लड़की से दोस्ती करने का मतलब लड़की को हासिल करना है, और वो उसे एक ट्रॉफी की तरह चारों तरफ डिस्प्ले करता है, वो इसके लिए तैयार थी। तो हमें अपने पूरे सामाजिक जो हमारा मूल्यबोध है, जो वैल्यू सिस्टम है, उसे परिवर्तन करके हमें ज्यादा बेहतर मेल चाइल्ड तैयार करने चाहिए। हमें उन्हें इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि वो लड़कियों को अपने बराबर का नागरिक समझे, वो लोकतंत्र का सम्मान करें। वो दुर्भाग्य से नहीं हो रहा। ये पर बड़ा मेरा संकेत, तो मानना ये बड़ा है संकेत कि है। सर्वे का 5वां सवाल जो हमने लोगों से पूछा राय साहब, वो 5वां सवाल था कि महिलाओं के साथ किसी वारदात के दौरान अगर आप मौजूद हों तो क्या करेंगे। 20% लोगों ने कहा खुद मदद करेंगे, 13% लोगों ने कहा शोर मचाकर लोगों को बुलाने की कोशिश करेंगे, 22% लोगों ने कहा पुलिस को फ़ोन करेंगे, और 42% लोगों ने कहा कि इनमें जितने भी दिए गए हैं वो हम सभी करेंगे, और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। अंबर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। अंबर जी, आपने बड़ा अच्छा संकेत दिया है, लेकिन आपने कहा कि घर में मौजूद जो लड़के हैं, जो युवा हैं, जो पुरुष हैं, उनको समझा जाए कि स्त्री उपभोग की चीज़ नहीं है, वस्तु नहीं है। हालांकि आजकल तो मार्केट, कंपनियां स्त्री को वस्तु के तौर पर, अगर आपको टूथपेस्ट का विज्ञापन करना है, किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन करना है, उसमें भी आपको एक महिला को दिखाना होता है, उसके तमाम आयामों को दिखाना होता है। इसके साथ साथ शायद अब परिवारों के संस्कार घट रहे हैं, और हम अपने घर के बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, मिलेनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन अच्छा इंसान वो बने, इसकी शिक्षा उस तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। क्या मानते हैं? जी, बिल्कुल आपने ये बहुत अहम सवाल उठाया है, क्योंकि हम पहले जो हमारे फैमिली स्ट्रक्चर होता था, हमारे परिवार में दादी दादा होते थे, चाचा चाची, सब लोग एक परिवार, पूरा संयुक्त परिवार होता था, सब साथ में होते थे, और बच्चों को हमारे घर के जो बुजुर्ग होते थे उनसे संस्कार, शिक्षा और ये सारी चीजें मिलती थी। आज न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, माँ बाप दोनों काम करने के लिए जाते हैं, बच्चे अकेले होते हैं, या फिर कोई घर पे कोई डोमेस्टिक हेल्प होता है, उनके ऊपर बच्चों को छोड़ जाते हैं। बच्चे खुद चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, आधी अधूरी जानकारी मिलती है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा डेंजरस बच्चों के लिए साबित होती है। तो ऐसे में जिस तरह की जो हमारा एक वैल्यू सिस्टम बदला है, वो भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। तो पेरेंट्स को, मुझे लगता है कि हम मॉडर्न बहुत हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे संस्कार हैं उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो घर परिवार में हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनका जो एक किरदार रहा है बच्चों की परवरिश में, उसको भी हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारे घर के जो दादी दादा होते थे, नानी नाना, और वो बच्चों को संस्कार और उनको एक अच्छा इंसान बनाने में उनकी एक अहम भूमिका होती है। लेकिन कई सारी ऐसी बातें हैं। आपने राय साहब से कंटेंट को लेकर सवाल किया था, और जो सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन कंटेंट होता है, देखिए एक सोशल मीडिया एक ओपन मार्केट है, फ्री फ्लो है, पॉलिसीज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी की बात करते हैं, तो कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं उसका प्रभाव समाज पर क्या और कैसे हो रहा है। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही हंटर चलाए तभी आपको कोई नियम कानून मानने पड़ेंगे। बहुत सारे समाज में अनसेट रूल्स होते हैं जो हमें मानने होते हैं, और हम खुद उनका पालन करते हैं। तो यहाँ पर वो भी लागू होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं अपना कंटेंट चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, खासतौर से सोशल मीडिया पर इस तरह का भड़काऊ कंटेंट बनाते हैं, जिससे युवा और जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको अधूरी जानकारी मिलती है। हमारे देश में सेक्स एजुकेशन को लेकर वैसे ही जानकारी की बहुत ज्यादा अभाव है। तो ऐसे में मुझे लगता
है कि सही सोर्सेज से बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन मिले। इस स्कूल सही में एजुकेशन, अगर सही इन्फॉर्मेशन, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार बहुत सारे लोग हैं, एटलीस्ट क्योंकि गाइडेंस सोशल मीडिया में भी चाहिए जो बच्चों को महिलाओं सही जानकारी दे। बहुत सारे ऐसी तस्वीरें, उनके बयान आते हैं, कम से कम उन पर भी लगाम लगे। लेकिन ये समाज का एक बड़ा विषय है। निश्चित तौर पर इस देश ने, इस समाज ने महिलाओं को एक स्थान दिया है, वो हमेशा पूजनीय रही हैं, उनको वो स्थान मिलता रहा है, हम इस बात से नहीं निकाल सकते। लेकिन फिर भी जब कहीं भी देश के किसी कोने से इस तरह की खबरें आती हैं तो मन दुखी होता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई हम आधुनिक युग की ओर बढ़ रहे हैं, 21वीं सदी में हैं। इस पर समाज को सोचना होगा, क्योंकि आप आगे तो बढ़ें, आधुनिक युग की तरफ तो रहें, लेकिन कम से कम संस्कारों को बरकरार रखें और युवा घर में मौजूद हर लड़के को डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ा आदमी बनाइए, लेकिन सबसे पहले एक बेहतर इंसान वो कैसे बने, इसकी शिक्षा ज़रूर दीजिए। बहुत